गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th में हिंदी, जिसमें पाठ 3 है हमारा बचपन। तो इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की घटना से परिचित कराया है, जो हमें भी अपने बचपन की यादों में विचरण करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब जो लेखक है उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है, तो हम ये पाठ पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमें भी हमारे बचपन की याद आएगी। तो ये पाठ हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है, भैया 7वीं में पढ़ते थे, मैं 6ठी में पढ़ता था। मतलब जो लेखक थे तो लेखक के भैया कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 7वीं में, और लेखक 6ठी क्लास में था। वे मुझसे 2 साल बड़े थे, अतः मौका पड़ने पर वह अपने बड़ेपन का फ़ायदा उठाने से चूकते नहीं थे। जब भी मौका पड़ता था तो जो बड़े भैया थे वह अपना बड़ापन दिखाते थे। कभी अपना बस्ता मेरे ऊपर लाद देते थे, कभी अपने सहपाठियों से महत्वपूर्ण विषय पर कानाफूसी करते समय वहाँ से भगा देते थे। बाद में उस महत्वपूर्ण बात को बताते समय नखरे करते और छोटे छोटे काम करवाकर उन्हें बताने पर कीमत वसूल किए बिना ही नहीं मानते। जेठ बैसाख की दोपहरी में मुझे अकेला सोता छोड़ अपने दोस्तों के साथ कच्ची अम्मियाँ तोड़ने के लिए निकल जाते थे। उनके लिए साधारण बात नहीं थी। शिकायत करता तो मुझे गुड़क देते और मौका दिखते तो बड़े प्यार के साथ समझाते। माली के देखने पर हम तो भाग भी जाते, पर तू पकड़ा जाता और सोच क्या होता। पर ऐसा वे तब कहते जब उनका कोई काम अटका होता। आमतौर पर तो शिकायत का जवाब घुड़की से ही मिलता। जब कभी उसे मांझा सुतवाने और अम्मा से पैसे लेने की बात आती है तो वे शहद से भी अधिक मीठे बन जाते हैं। तब ऐसा स्नेह जताते हैं जैसा राम ने भरत के प्रति प्रेम दिखाया था या जताया था। लेकिन मतलब निकलते ही वे तोते की तरह आंख बदल जाते। इस पर भी मैं उनके पीछे पीछे छाया की तरह घूमता रहता था। भाई से अधिक वे मित्र थे और मित्र से अधिक भाई थे। परंतु उनके एक व्यवहार से मुझे ऐसा झटका दिया कि मैंने अगला पिछला सारा बदला चुका लिया। बात यही थी, हमारे घर का मुंह पश्चिम की ओर था और घर की बगल में मर्दों की बैठक थी। गर्मियों की दोपहरी में पिताजी खाना खाकर थोड़ी देर में अखबार पढ़ने के लिए अखबार देखते, फिर बैठक में जा लेटते। वहाँ अंधेरा भी था और ठंडक भी थी। हम चूंकि विद्यार्थी थे, इसीलिए हमारे लिए दिन में सोना वर्जित था। इसका तो चलो कोई गम नहीं था, पर सोने के अलावा खेलना भी वर्जित था और दोपहरी के सदुपयोग का केवल एक मार्ग हमारे लिए खुला था, पढ़ना और केवल पढ़ना। तो देखो, यह इतना अपन ने पाठ पढ़ा है, तो इसमें देखा ना कि हमारे बचपन में भी यही होता है कि हम जब छोटे रहते हैं तो हमारे मम्मी पापा क्या कहते हैं कि हम खेलते हैं तो टाइम पे हमें खेलने देते हैं। दोपहर में सोना है तो वह भी टाइम पे सोना है, वरना सोने के लिए भी मना है। तो इसमें हम और भी कुछ ऐसा पढ़ेंगे, उसमें भी हमें हमारा टाइम भी याद आएगा, हमारा बचपन भी याद आएगा कि हमारे साथ भी ऐसा होता था। फिर हम आगे पढ़ते हैं। पिताजी जब तक अखबार पढ़ते रहते, हम दोनों भाई जमीन पर चटाई बिछाए अपनी पढ़ाई करते रहते। परंतु तब हमारा मन घर के सामने वाली बनी कुंजों के जंगली फूलों पर मंडराते भौरों की तरह चक्कर काटता रहता। करील के वृक्षों पर लगे लाल पीचू और डूंगर के पेड़ों पर लगे रसीले सफ़ेद लाल पीलू हमारी आंखों में तैरते रहते। उन बनी के हजारों पेड़ों से हमारा इतना निकट का परिचय हो गया था कि जितना कि वन विभाग के कर्मचारियों का भी न रहा होगा। पहाड़ की दोपहरी को काटने का इतना लंबे वक्त का सदुपयोग करने के लिए एक ही उपाय हमारे सामने आया, वन भ्रमण। अखबार पढ़ते पढ़ते पिताजी की आंखों में झूलती हुई नींद का आभास पाते ही हमारा हृदय प्रसन्नता से धड़कने लगता है।
धड़कने लगा। पिताजी की दिनचर्या बड़ी नियमित थी। वे समय पर खाना खाते, समय पर ही सोते और समय पर ही जागते थे। उनकी दिनचर्या घड़ी को भी मात करती थी। उनका लाभ उठाकर हम दोपहरी में खूब खेलकर उनके जगने से पहले ही बैठक में या चरखा काटती हुई दादी के पास अपनी किताबें कॉपियाँ फैलाकर बैठ जाते थे। पिताजी थोड़ी देर में ओम कहते कहते आते। हमें पढ़ते देख उनकी आंखों में संतोष और गर्व की चमक आ जाती। निसंदेह ऐसी परिश्रमी पुत्रों पर किस पिता को गर्व नहीं होगा। फिर वे सहज करुणा से भर उठते और अपने हाथ में कभी ठंडाई, कभी शरबत तो कभी सत्तू बनाकर हमें खिलाते और पिलाते और कहते जाओ खेलो। पहले खिला पिला देते थे और वह खुश हो जाते थे कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वह क्या करते थे, उनको खेलने के लिए भेज देते थे। उनकी दृष्टि में खेलना भी पढ़ने से कम नहीं था। वे केवल शाम के समय को ही उन्हें खेलने के लिए उपयुक्त समय मानते थे। हमारे घर के सामने बनी एक पीपल का एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ था। हम उस पर बंदरों की तरह चढ़ जाते और खेलते रहते। हमने पीपली की जड़ में बने बिल में रहने वाले एक सांप को मारा तो था हमारे बड़े भैया जी ने, पर उसका पता मैंने ही लगाया था और पीपली की टहनी पर चढ़कर मैंने ही ढेला फेंककर उसे सामने खुले में भागने पर विवश किया था। तब से पीपली से हमारा परिचय और भी बढ़ गया। जब होली के बाद पीपली की सबसे ऊंची टहनी पर एक चील ने घोंसला बनाकर दोपहर में चीखना शुरू कर दिया, तो हमें लगा कि उसने बिना हमारी आज्ञा के पीपली पर घर बनाकर एक दंडनीय अपराध किया है। पर भैया ने अपने 2 वर्षों से अधिक अनुभव के आधार पर जो बात सामने रखी उसे सुनकर मैं उछल पड़ा। भैया की योजना के अनुसार पिताजी सोते ही हम दोनों पीपली के नीचे पहुँचे। हाथ में एक छोटी सी बेंत लेकर मैं पीपली पर चढ़ गया। कोई 15 मिनट बाद मैं चील के घोंसले वाली टहनी के नीचे था। संभवतः चील ने अपने घोंसले की निधि पर दिन दहाड़े डाका डालने वाले दुस्साहसी चोर को देख लिया। उसने पीपली के ऊपर एक चक्कर लगाया और मेरे सिर पर झपट्टा मारा। नीचे से भैया ने सावधान करने पर मैंने बेत चलाई। चील चीखती हुई उड़ गई। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। इतना चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ बातें ऐसी भी हैं कि हमें हमारा जो बचपन है, तो हमारे बचपन में भी कुछ बातें हमारे साथ ऐसी होती तो हमें हमारे बचपन की याद दिला रही है। तो आज हमारा चैप्टर हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।